हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ आर्ट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर का पेपर जो जून 2010 का है। तो चलिए, इसमें हमारे टोटल इस सेशन में 10 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना पहले इस सेशन का पहला क्वेश्चन। तो इसमें है, पहला क्वेश्चन है द गेट्स ऑफ हेल। क्या है पहला क्वेश्चन दोस्तों? द गेट्स ऑफ हेल। द गेट्स ऑफ हेल किसका है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है आपका डोनातेल्लो। यहाँ पे वर्ड मिस्टेक हो गया है फ्रेंड्स, देखिए ये होना चाहिए आपका डोनातेल्लो। क्या होना चाहिए? डोनातेल्लो होना चाहिए यहाँ पे, और ये वर्ड मिस्टेक हो गया, इसे सही कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे रोंदा होना चाहिए था फ्रेंड्स, यहाँ पे भी वर्ड मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था रोंदा, रोंदा होना चाहिए था। तीसरा ऑप्शन है आपका माइकलएंजेलो, चौथा है बोलोन्गा। तो गेट्स ऑफ हेल के मूर्तिकार कौन हैं? इसमें क्या पूछा जा रहा है? गेट्स ऑफ हेल के मूर्तिकार कौन हैं? तो इसमें क्या बताएंगे दोस्तों आप? कौन सा सही होगा? आपका सही होगा रोंदा। कौन सही होगा? रोंदा सही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, रोंदा सही होगा आपका। तो रोंदा कौन थे? अगस्त रोंदा, यानी ये इनका जन्म क्या हुआ, कब हुआ था? 1840 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1840 ईस्वी में हुआ था। और ये एक मूर्तिकार थे। क्या थे? मूर्तिकार थे। अगस्त रोंदा जो थे वो एक मूर्तिकार थे। और उसके बाद देखिए, ये इनका जन्म 1840 में हुआ था। मृत्यु जो हुई थी वो 1917 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। और इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? पेरिस, फ्रांस में हुआ था। और इनका प्रमुख माध्यम जो था वो क्ले था। क्या था मित्रों? इनका प्रमुख माध्यम जो था वो क्ले था, अर्थात मिट्टी था। और इनकी अन्य कृतियाँ अर्थात अन्य मूर्ति शिल्प हैं, जैसे है द एज ऑफ ब्रॉन्ज है जो 1877 में बनाया गया। फिर द वॉकिंग मैन है जो 1877 से 1878 के मध्य बनाया गया। फिर एक और इम्पॉर्टेंट कृति है द बर्गर्स ऑफ कैलस है जो 1879 ईस्वी में बनाया गया था, 1889 ईस्वी में बनाया गया था। फिर द किस है, ये भी 1889 में बनाया गया था। और द किस एक गुस्ताव क्लिम्ट का भी है। किसका है? गुस्ताव क्लिम्ट का भी है, जो 1907 से 1908 के मध्य बनाया गया था। फिर इनकी अन्य कृतियाँ द थिंकर है, द गेट्स ऑफ हेल है जिसे आप देख ही रहे हैं। और इसके पहले द गेट्स ऑफ पैराडाइज किसने बनाया था दोस्तों? वो घीवर्टी ने बनाया था। किसने बनाया था मित्रों? घीवर्टी ने बनाया था गेट्स ऑफ पैराडाइज। क्या बनाया था? गेट्स ऑफ पैराडाइज। और इनका क्या है? द गेट्स ऑफ हेल, अर्थात नरक का द्वार। और इनका एक अब की बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, जो जून पे पेपर हुआ था, जून 2023 में। उसमें पूछा गया था, एक मूर्ति दी गई थी मॉन्यूमेंट ऑफ बल्जाक, यानी उसमें इमेज दे दिया गया था, चित्र दे दिया गया था। और पूछा गया था मित्रों कि ये चित्र किसका है। तो उस चित्र को पहचानना था, और वो चित्र था अगस्त रोदा का। किसका था? अगस्त रोदा का। तो ये कौन से हैं? द गेट्स ऑफ हेल किसका है? अगस्त रोदा का है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्यूजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? रिफ्यूजे जो है वो किसके निर्माण की प्रक्रिया है? तो इसमें क्या है दोस्तों? इसमें है, पहला है उभारदार मूर्ति है, दूसरा है स्वतंत्र खड़ी हुई मूर्ति है, तीसरा है ढलाई है, चौथा है इंटेग्लियो है। तो रिफ्यूजे क्या है दोस्तों? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उभारदार मूर्ति शिल्प। ये कौन सी विधि है? किस निर्माण की प्रक्रिया है? उभारदार मूर्ति बनाने की, निर्माण करने की प्रक्रिया है क्या? रिफ्यूजे। और रिफ्यूजे के लिए अर्थात इसमें क्या किया जाता है? धातु को, यानी किसी चीज़ को, यानी जो भी धातु होती है, स्टील हुआ, कोई भी चीज़ है, उसको ठोक कर उसमें उभारदार आकृतियों का निर्माण किया जाता है, उसी को रिफ्यूजे कहते हैं। और हमारे एक दक्षिण भारतीय आधुनिक समकालीन चित्रकार हैं जिनका नाम है
पीवी जानकी रमन। कौन है? पीवी जानकी रमन। पीवी जानकी रमन रिफ्यूजे के लिए बहुत प्रसिद्ध क्या हैं? आपके एक प्रसिद्ध चित्रकार या मूर्तिकार हैं जो कि क्या करते हैं? रिफ्यूजे विध के लिए बहुत जाने माने कलाकार माने जाते हैं। इनकी एक कृति है दोस्तों गणेश। क्या है? गणेश है, जो कि गणेश किस में बनाई गई है? ऑक्साइड में, यानी तांबा ऑक्साइड में बनाई गई, जो कि आपके एनजीए में यानी अर्थात नगमा में संग्रहित है। कहाँ पे है? नगमा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में इनकी गणेश मूर्ति स्थापित है। और ये किस में बनाई गई है? तांबा और ऑक्साइड में। रिफ्यूजे क्या है? एक मूर्ति बनाने की, उभारदार मूर्ति बनाने की कला है, अर्थात निर्माण की प्रक्रिया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। इंटेग्लियो आपका अंतः सतह प्रणाली का है ना, स्वतंत्र खड़ी मूर्ति होगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लियोनार्डो दा विंची का गुरु कौन था? इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन है। तो इसमें क्या बताएंगे मित्रों? कौन सा सही होगा आप सबका बताइए। पहला ऑप्शन है आपका बैरेसियो है। पहला ऑप्शन क्या है आपका? बैरेसियो है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है? फिर दूसरा ऑप्शन है आपका घिवर्ती है। तीसरा ऑप्शन आपका क्या है? डोनातेल्लो है। चौथा ऑप्शन आपका क्या है? मॉन्टेग्ना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन है? एक दिन हमने आपको बताया भी था। लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन है? वेरिसियो हैं। कौन है? वेरिसियो हैं। वेरिसियो क्या है दोस्तों? इनका जन्म कब हुआ था मित्रों? इनका जन्म हुआ था 1435 ईस्वी में। कब हुआ था? 1435 ईस्वी से 1428 ईस्वी तक। कब हुआ था? 1435 से 1428 ईस्वी तक में। ये क्या थे? वेरिसियो एक चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार व स्वर्णकार भी थे। क्या थे मित्रों? ये वेरिसियो जो थे आपके चित्रकार थे, मूर्तिकार थे और स्वर्णकार भी थे। क्या थे? स्वर्णकार भी थे, जो कि क्या है? लियोनार्डो दा विंची के कलागुरु हैं। क्या है? लियोनार्डो दा विंची के कलागुरु हैं। और लियोनार्डो दा विंची ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? मूर्तिकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? डोनातेल्लो से शिक्षा प्राप्त की थी। तो यहाँ पे कौन सा होगा दोस्तों? लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन है? बैरेसियो हैं। कौन है दोस्तों? बैरेसियो हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चौथा है। चौथा में पूछा जा रहा है क्या है दोस्तों? पूछा जा रहा है रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? तो इसमें क्या है? रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका मित्रों पाओलो चेलो है। दूसरा है बोत्तिचेल्ली है। तीसरा है जियोतो है। चौथा है मसाचियो है। तो इसमें पूछा जा रहा है रेनेसां में भी आपका क्या है? रेनेसां है, हाई रेनेसां है, प्रोटो रेनेसां है, यानी कि ये तीन काल में विभाजित है। पहला है क्या है आपका? प्रोटो रेनेसां आ जाएगा, फिर अर्ली रेनेसां आ जाएगा, फिर हाई रेनेसां आ जाएगा। तो प्रोटो रेनेसां क्या, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी 14वीं शताब्दी में। कब हुई थी मित्रों? 14वीं शताब्दी में हुई थी। इसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में हुई थी। और ये इसको भी हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोटो रेनेसां को आद्य पुनर्जागरण काल। क्या कहते हैं मित्रों? आद्य पुनर्जागरण काल कहते हैं, आद्य पुनर्जागरण काल कहते हैं। और इसके प्रमुख चित्रकार कौन हैं? जियोतो हैं आपके, सिमाबुए हैं। उसके बाद मित्रों आता है आपका अर्ली रेनेसां। क्या आता है? अर्ली रेनेसां। अर्ली रेनेसां का पीरियड काल क्या है? 15वीं शताब्दी है। 15वीं शताब्दी है। और इसको क्या कहते हैं? आरंभिक पुनर्जागरण कहते हैं। आरंभिक पुनर्जागरण काल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मित्रों? आरंभिक पुनर्जागरण काल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हाई रेनेसां। क्या आता है? हाई रेनेसां। हाई रेनेसां के इसमें आता है आपका अंतिम 15वीं शताब्दी। अंतिम 15वीं शताब्दी में, अंतिम 15वीं शताब्दी में होता है। तो इसके क्या होता है? अंतिम 15वीं शताब्दी अर्थात आरंभिक 16वीं शताब्दी। अंतिम 15वीं शताब्दी और आरंभिक 16वीं शताब्दी होता है। जैसे अर्ली पहले प्रोटो रेनेसां में आपके जियोतो थे, सिमाबुए थे, फिर अर्ली रेनेसां जो
आता है आपका 15वीं शताब्दी में। उसमें आपके फ्रा एंजेल्को हैं। फ्रा एंजेल्को की तुलना किससे की जाती है? आधुनिक और समकालीन चित्रकार आपके क्षितिज मजूमदार, जिन्हें वैष्णव चित्रकार भी कहा जाता है। वैष्णव चित्रकार उन्हें किसे कहा था? कुमार शिशिर घोष ने कहा था। तत्कालीन गवर्नर जो शिशिर घोष थे उन्होंने उन्हें वैष्णव चित्रकार की उपमा दी थी और उन्हीं से इनकी उपमा की जाती है। फ्रा एंजेल्को की तुलना की जाती है, कहा जा सकता है। या फ्रा एंजेल्को की तुलना किससे की जाती थी? क्षितिज मजूमदार की जो तुलना की जाती थी वो आपके वेस्टर्न में जो कलाकार हैं अर्ली रेनेसां के, फ्रा एंजेल्को, उनसे की जाती थी। उसी में अर्ली रेनेसां में आपके मसाचियो भी आते हैं। पाउलो उचेलो हैं, सांद्रो बोचेल्ली हैं, डोनाटेल्लो हैं, लॉरेंजो घिवर्टी हैं, पेरुजिनो हैं। पेरुजिनो कौन है? राफेल के गुरु थे। पेरुजिनो कौन है दोस्तों? राफेल के गुरु हैं। फिर चलिए देखते हैं हाई रेनेसां, जो कि आपका अंतिम 15वीं शताब्दी और क्या होगा? आरंभिक 16वीं शताब्दी होगा। तो इसमें कौन कौन से आता है? ये मुख्य काल होता है, इसको कहते हैं चरम पुनरुत्थान काल। क्या कहते हैं मित्रों? चरम पुनरुत्थान काल। तो इसमें होता है पहला लियोनार्डो दा विंची है, दूसरा है माइकल एंजेलो है, तीसरा है आपके राफेल हैं। 3 महत्वपूर्ण कलाकार हैं जो कि हाई रेनेसां से संबंधित हैं। तो इसमें आपका दोस्तों क्या सही होगा? रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों? आपका होगा मसाचियो। कौन सा होगा? मसाचियो। क्योंकि पहले जब रेनेसां का प्रारंभिक चरण जो था, जिसे प्रोटो रेनेसां कहा जाता है, उसके एक कलाकार थे आपके, कौन थे? मसाचियो। मसाचियो ने क्या किया था? मसाचियो ने पहले प्रारंभिक चरण में चित्रकला में परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की थी। वैसे तो परिप्रेक्ष्य का आविष्कार जो किया था वो आपके पाउलो उचेलो ने किया था। पाउलो उचेलो जो थे उन्होंने अर्ली रेनेसां में उसका आविष्कार किया था, लेकिन उसका प्रयोग की शुरुआत उन्होंने ही, मसाचियो ने ही अपने कौन से काल है उनका, कौन सा? प्रोटो रेनेसां से ही शुरू कर दी थी। यानी कि मसाचियो ने प्रोटो रेनेसां से ही परिप्रेक्ष्य का प्रयोग शुरू कर दिया था, लेकिन अर्ली रेनेसां में आकर अच्छे से उसका आविष्कार किसने किया? पाउलो उचेलो ने किया। परिप्रेक्ष्य का आविष्कार किस पुनर्जागरण काल में? पाउलो उचेलो ने किया था, जिसने सर्वप्रथम अपने चित्र प्रलय में उसका प्रयोग किया था। किसमें किया था? प्रलय में। सर्वप्रथम अपने चित्र प्रलय में परिप्रेक्ष्य का या फिर वैज्ञानिक अंकन पद्धति का प्रयोग किया जाता था। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन। रेप ऑफ यूरोपा नामक बरोक चित्र किस चित्रकार का है? तो यहाँ पे रेप ऑफ यूरोपा नामक बरोक चित्र किस चित्रकार का है? तो इसमें क्या बताएंगे दोस्तों आप? बरोक चित्रकार पहला है आपका कैरावेजियो है। पहला क्या है? कैरावेजियो है। दूसरा है आपका पीटर पाल रूबेंस है। दूसरा क्या है मित्रों? पीटर पाल रूबेंस हैं। उसके बाद है आपका रेम्ब्रा है। कौन है? रेम्ब्रा है। उसके बाद क्या है आपका? फिर टिसिया है। क्या है? टिसिया है। तो इसमें रेप ऑफ यूरोपा किसका है? टिसिया का। कौन सा होगा दोस्तों? टिसिया का होगा। किसका होगा दोस्तों? टिसिया का होगा। वहीं पे रूबेंस क्या है? द रेप ऑफ लिस्यूपस। क्या है? द रेप डॉटर ऑफ लिस्यूपस, अर्थात लिस्यूपस की पुत्रियों का मानभंग, क्या है वो? रूबेंस का है। और टिसिया का क्या है? द रेप ऑफ यूरोपा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6वां। हनीवा टेराकोटा संबंधित है। क्या है? हनीवा टेराकोटा संबंधित है। तो इसमें कौन सा होगा? हनीवा टेराकोटा किससे संबंधित है? ये आपके जापान की एक कला है। किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका चीन है, दूसरा है जापान है, तीसरा है कोरिया है, चौथा है थाईलैंड। तो हनीवा टेराकोटा जो है वो भूरे लाल रंग की टेराकोटा मूर्तियां हैं जो कि अंदर से खोखली होती हैं। क्या होती हैं मित्रों? भूरे लाल रंग की क्या है? खोखली मूर्तियां हैं। क्या है दोस्तों? भूरे लाल रंग की
खोखली मूर्तियाँ होती हैं, जो कि कहाँ से संबंधित है, आपके जापान से। कहाँ से संबंधित है, जापान से। और इस दिसंबर 2022 में भी इससे भी हनीवा टेराकोटा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आता है पुष्प संयोजन वाला, कोई क्वेश्चन है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। वो क्वेश्चन पूछा गया था कि उस क्वेश्चन में क्या मतलब किससे संबंधित होता है, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को देख कर बताऊँगी। तो हनीवा टेराकोटा किससे संबंधित है, जापान से संबंधित है। किससे है, जापान से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, A4 साइज कागज़ का वास्तविक माप है। क्या है मित्रों, A4 साइज कागज़ का वास्तविक माप है। तो इसमें क्या है, A4 साइज कागज़ का वास्तविक माप, पहला है 210 गुणे 297 मिलीमीटर, दूसरा है 297 गुणे 420 मिलीमीटर, तीसरा है 210 गुणे 287 मिलीमीटर, चौथा है 228 गुणे 287 मिलीमीटर। ये यम हो गया है, यहाँ पे दोस्तों यम होना चाहिए था, यम होना चाहिए था। तो A4 साइज का जो माप है वो कौन सा है, बताएंगे दोस्तों, कौन सा सही होगा, आप लोग बताइए। आपका ऑप्शन नंबर ए कौन सा सही होगा, 210 गुणे 297। वैसे तो आप कागज़ की मोटाई जो होती है, यानी कागज़ के आधार की माप जो होती है, उसे क्या कहते हैं, GSM, GSM। कागज़ की मोटाई को क्या कहते हैं, यानी जो अपारदर्शिता होती है, उसका वजन होता है, किस आधार पे माना जाता है, वो GCM के आधार पे माना जाता है। GCM का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। क्या होता है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। क्या होता है दोस्तों, ग्राम पर स्क्वायर मीटर होता है। और एक सीट के प्रति वर्ग मीटर का भार होता है। ग्राम क्या होता है आपका, एक सीट के प्रति वर्ग मीटर का भार होता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या है आपका क्या है, इसमें कागज़ की माप ली जाती है। जैसे A साइज़ का, A0 साइज़ का जो पेपर होता है, A0 साइज़ का जो पेपर होता है वो क्या होता है दोस्तों, आपका होता है 841 से स्टार्ट होता है। A0 साइज़ का जो पेपर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, 841 से स्टार्ट होकर 1189, रुक जाइए 1 मिनट 1 सेकेंड, 1189 mm होता है। कितना होता है, 1189 mm होता है। उसके बाद A1 आपका आ गया, जैसे है A1 साइज़ कितना होता है, इसी का आप आधा करते जाएंगे। किसका आधा करते जाएंगे, जैसे 1189 है तो इसको आप क्या करेंगे, 594। क्या करेंगे, 594 गुणे 441। क्या करेंगे, 594 गुणे 441। यानी कि पीछे वाला आप दूसरा A4 साइज़ का देखेंगे तो आप क्या करेंगे, 594 का आधा करेंगे, गुणे 594 होगा। तो आगे की चीज़ें आपकी वही होंगी, पीछे की जो गुणे में लिखा होगा उसके बाद का उसको आप आधा करते जाएंगे। तो ऐसे ही A4 साइज़ का आपका आ जाएगा 297 गुणे 210 गुणे 297 mm। इसी तरह आपका चला जाता है ये 8 तक। मैं यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है कि इतना मैं आपको लिख सकूँ, अन्यथा मैं आपको लिख के बता देती कि इसका क्या होता है, और इसको आप बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ये पेपर में, एग्ज़ाम में आपके ज़रूर ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ से। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है। किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो आप बताएंगे। पहला है आपका लिथो ऑफसेट,
प्लेट है। उसके बाद है आपका वुडन ब्लॉक है। क्या है? वुडन ब्लॉक है। उसके बाद क्या है दोस्तों? वुडन ब्लॉक के बाद रबर लिनो है, फिर प्रिंटिंग ब्लॉक है। क्या है? रबर लिनो है और उसके बाद क्या है? प्रिंटिंग ब्लॉक है। तो इसमें क्या सही करेंगे आप दोस्तों? कौन सा सही होगा आपका? गोंद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये प्रिंटिंग ब्लॉक के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रिंटिंग ब्लॉक के लिए किया जाता है। ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक मुद्रण या कास्ट ब्लॉक मुद्रण कपड़ों तथा कागज पर चित्र पैटर्न को छापने की एक तकनीकी होती है, जिसका आरंभ कहाँ से हुआ था? आपके चीन से हुआ था। जिसका आरंभ कहाँ से हुआ था मित्रों? चीन से हुआ था। जिसका आरंभ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जो प्रक्रिया है, जो कि लकड़ी के ठप्पे से छापी जाती है, सर्वप्रथम उसका आरंभ चीन में हुआ था। और किस सन में हुआ था? 220 ईस्वी में हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था? 220 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। उसके बाद फिर आपका आ जाता है 770 ईस्वी अर्थात 8वीं सदी में। चीन में क्या हुआ? उभरी सतह से मुद्रण यानी रिलीफ प्रिंटिंग का विकास बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिसमें 868 में आपकी हीरक सूत्र आती है, जिसे डायमंड सूत्र कहते हैं। इस पांडुलिपि में छापे के साथ साथ चित्रों का भी प्रयोग किया गया। उसके बाद में फिर देखिए आपका जॉन गुटेनबर्ग हैं, जो उन्होंने किसका आविष्कार किया था? जॉन गुटेनबर्ग है, जो आपके क्या कहे जाते हैं? चल धातु अर्थात मेटल मूवेबल टाइप के आविष्कारक माने जाते हैं, जो कि कहाँ थे? जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। तो ये रहा आपका कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? ये आपका 9वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन। लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका आईपीटी है, दूसरा है डीपीआई है, तीसरा है टीपीआई है, चौथा है आपका एलपीआई है। तो इसमें कौन सा होगा? लेजर प्रिंटिंग जो होती है, उसको करते समय कंप्यूटर में रेजोल्यूशन की जो इकाई होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप? ऑप्शन नंबर सेकंड, डीपीआई। क्या सही करेंगे? डीपीआई सही करेंगे। इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? डॉक्स। क्या कहते हैं? डॉक्स पर इंच। क्या कहते हैं मित्रों? डॉक्स पर इंच कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म डीपीआई है। क्या है? डीपीआई है। तो इसे ये लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? डीपीआई अर्थात डॉक्स पर इंच कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 10वां क्वेश्चन में है आपका, जॉन सेनेफिल्डर ने किसका आविष्कार किया था? जॉन सेनेफिल्डर जो थे, उन्होंने किसका आविष्कार किया था? पहला है आपका इंटेग्लियो प्रिंटिंग है, दूसरा है स्क्रीन प्रिंटिंग है, तीसरा है लिथोग्राफी है, चौथा है आपका कौन सा? चौथा ऑप्शन है लेटर प्रेस। तो जॉन सेनेफिल्डर जो थे, जिनका जन्म 6 नवंबर 1771 ईस्वी के हुआ था। कब हुआ था? 1771 ईस्वी को। कहाँ हुआ था दोस्तों? 1771 ईस्वी को हुआ था, जो कि क्या है? एक जर्मन अभिनेता और लेखक भी हैं। क्या हैं? जर्मन अभिनेता और क्या है? ये लेखक भी हैं। क्या माने जाते हैं? जॉन सेनेफिल्डर जर्मन अभिनेता और लेखक माने जाते हैं, जिनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1771 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? यानी कि इनका जन्म, मृत्यु कब हुई थी? 1834 ईस्वी। कब हुई थी मित्रों? 1834 ईस्वी में हुई थी। और इन्होंने लिथोग्राफी तकनीकी का आविष्कार कब किया दोस्तों? लिथोग्राफी तकनीकी का आविष्कार 1796 ईस्वी में किया। कब किया? लिथोग्राफी का आविष्कार इन्होंने कब किया था? 1796 ईस्वी में किया था। लिथोग्राफी का आविष्कार कब किया था दोस्तों? 1796 या फिर 98 आता है। अगर 98 आएगा तो वो 98 वाला ऑप्शन ही आपका 1798 ही आपका सही होगा।
तो इस 96 और 97 में दोनों सही करने के लिए आएगा, तो आप लोग क्या कहे सही करेंगे 1798। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका 1798। और जॉन सेलिफेंडर ने किसका आविष्कार किया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। किसका आविष्कार किया था? लिथोग्राफी का। और ये जॉन सेलिफेंडर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो चलिए ये हमारा सेशन 10 क्वेश्चन का जो सेशन था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर कोई भी रिव्यू लिखना हो आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए बेहतर कंटेंट ला सकें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।